जय हिंद दोस्तों वीडियोस थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इनको पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि होल डे का प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम हमने 11 बजे शुरू किया और ये जाके कहीं 1:30 बजे खत्म हुआ। तो वीडियो थोड़ा लंबा था इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे जो स्पीकर्स जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके और इतना अच्छा जो स्पीच दिया, जो हमारे जेन्युइन पॉइंट्स में है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में ये आपके नहीं, आपके बच्चों के और जो सैनिक हमारे अर्धसैनिक सर्विस कर रहे हैं उनके भी काम आएगा। सुनिए हमारे वेरी एनर्जेटिक पीओ पैटी ऑफिसर, एक्स पीटी ऑफिसर ऋतुराज, जो कि हरिद्वार के सचिव हैं। तो 36 आरक्षण में एक और प्रॉब्लम आती है कि 5% का मतलब ये नहीं है कि 20 सीटें हो ही आपको एक सीट मिल जाएगी। उसका कैलकुलेशन इस तरीके से है, जब तक 40 सीटें नहीं बनेंगी आपको एक सीट नहीं मिलेगी। और एसडीएम में यहाँ को भी 40 भर्ती नहीं होते। तो हमने डिमांड करी है, जिस प्रकार हिमाचल का 15% आरक्षण है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सैनिक देता है, पंजाब 3rd नंबर पे है, वो 13% देता है। अकेला ऐसा राज्य है जहां पे अगर पूर्व सैनिक की सीट खाली रह जाती है वो यहाँ पे सिविलियन को दे देते हैं। इवन केंद्र सरकार भी उन सीटों को बैकलॉग में डालती है। बैकलॉग का मतलब ये होता है, अगर आपको कोई अभ्यर्थी नहीं मिला, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मानचित्र लेखाकार की वैकेंसी निकली या नर्सिंग की वैकेंसी निकली, हो सकता है उसमें पूर्व सैनिक ना हो, तो बाकी सब वो बातें सिविलियन को दे दी जाती है। तो हमने क्या किया, हमने लोक सेवा आयोग में आरटीआई लगाए। हमने कहा कि ये क्यों दी जाती है जब केंद्र सरकार ने इसके लिए रूल डिफाइन कर रखा है। तो वो बोलती हैं पुनीता वाजपेयी मैडम, लोक सेवा आयोग की उप सचिव, वो कहती हैं उत्तराखंड राज्य जब अलग हुआ इसको लेके यहाँ पे कोई नियम नहीं बना। तो अगर नियम नहीं बना तो हम इसको पूर्व सैनिकों के बच्चों को या पूर्व सैनिकों को लिए द्वार से बैकलॉग में नहीं करते और हम इसको सिविलियंस को दे देते। हमने कहा मैडम आप इस रूल में बदलाव लाइए। तो उनका कहना यह है कि मैं तो लोक सेवा आयोग में नियम नहीं बना सकती हूँ, आपको इसके लिए राज्य सरकार के पास जाना पड़ेगा। अंततः हमने तीसरा एक और बिंदु है कि कुछ सीटें हमारी पूर्व सैनिक की खाली किस कारण से रह जाती हैं। एक 21 साल का नौजवान 2024 में बाहर निकल रहा है। एक पूर्व सैनिक जिसने 1990 में भर्ती हुआ था, उस समय उन्हें इंटर पास करी। आज की डेट में जब वो रिटायर होके परीक्षा के लिए जाता है तो उससे जो अंक है वो ये मांगे जाते हैं कि जैसे सेम चीज ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी हो रही है। हमारे पूर्व सैनिक मिलते नहीं है और वो लास्ट में उनको सिविलियंस को दे देते हैं। तो ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे बच्चों का सपोज एमबीबीएस की कोई सीट है, बीडीएस की सीट है, इंजीनियरिंग की सीट है, उसके लिए कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सैनिक जो इस समय सेवारत हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 25% परिवार हैं। 25% का मतलब ये समझो 1/4। तो इसका मतलब हर एक चीज में हमारा 1/4 का हिस्सा है। लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं पूर्व सैनिकों को और गुमराह कर रहे हैं इस चीज को लेके। ये भी हमारा बिंदु है कि उसमें 8% का आरक्षण था पूर्व सैनिकों के लिए। तो हमने ये जानना चाहा कि ये 8% और उसमें पूर्व सैनिकों की 2 दुकानें हमको आरटीआई में जानकारी मिली। हमने कहा 8% का मतलब तो 48 हुआ क्योंकि 848। तो हमने फिर उसके लिए अपील में गए तो हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने पूर्व सैनिक के साइड में एक विकलांग का डंडा लगा के विकलांग लिख दिया सन 2014 में। हमारा विकलांगों से ऐतराज नहीं है, उनको आप 50% दें, लेकिन पूर्व सैनिकों के कोटे से क्यों दिया गया 8% जो पूर्व सैनिकों का था। हमारा कहना यह है कि पूर्व सैनिकों को स्तर पर एक सैनिक कॉलोनी बनाई जाए जहां पे उसको कम दर से प्लॉट दिए जाए और वो सैनिक कॉलोनी पूरी की पूरी सैनिक अगर यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्री कराता है किसी प्लॉट की, वो 100 रुपए के स्टाम्प पे होगी। उत्तराखंड जो सैनिक राज्य होता है वो हमसे 2.5% की स्टाम्प ड्यूटी लेता है। हम मान लो 20 लाख का प्लॉट खरीदते हैं और करीब उसमें हम 40-50 हजार रुपए रजिस्ट्री शुल्क में देते हैं। हमारा निवेदन ये है
जब उत्तर प्रदेश सरकार एक हमने डिमांड करी, हमें पता है कि राज्य सरकार सारे पूर्व सैनिकों को दोबारा से सेवा में नहीं रख सकती। इसी कारण उत्तराखंड में एक उपनल संस्था बनाई गई। उपनल संस्था में इतना भ्रष्टाचार हुआ, उसमें चाहे राजनेता संलिप्त हो चाहे अधिकारी संलिप्त हो, उन्होंने करीब 60% सीट हमारी सिविलियंस को दे दी गई। हमने जब आरटीआई लगाई करे, वो उसका मन है अपने गांव में जाके अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है, तो हमारा कहना यह है कि उसको कम से कम 50 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाए, जिससे वो कुछ पशुपालन या सोलर में या कोई और जूस के लिए या कुछ बागवानी में कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट वो अपने गांव में ही रह के डाल सके, जिससे वो अपनी आमदनी भी कर ले और अपने घर में रह के ही अपने माता पिता की सेवा कर सके, अपने गांव की सेवा कर सके। तो इसी प्रकार ये जो हमारे बिंदु हैं, हमारी डिमांड ये है। धन्यवाद विद्रोह जी, आपने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के प्रति बहुत सराहनीय बातें करी हैं और आप लोगों को शायद जानकारियां मिल गई होंगी। इसके अलावा आपके क्षेत्रों में कैसे हमने अपने गौरव सेनानी संगठन को आगे बढ़ाना है, काम करना है, उसके बारे में 5 मिनट में अपनी जानकारी देंगे। आप लोगों को ज्ञात होगा, हमको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने का मुख्य कारण हमारे क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर हमने जनसंख्या को बढ़ाना है। हमारी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाना है, सैनिक को सम्मान देते हुए, सैनिकों को सम्मान देते हुए। दोस्तों, आपको हमारा पैटी ऑफिसर, एक्स पैटी ऑफिसर ऋतुराज का ये जो 16 पॉइंट्स जो उन्होंने सैनिक वेलफेयर के लिए बनाए हैं, जिसमें कि हम भी एक कॉप्टिव मेंबर्स में थे, हम 4-5, और हमारा तो बहुत कम हाथ होगा, लेकिन मैक्सिमम ही हैज ट्राइड एंड कंसोलिडेट करके एक जो आपको ये जो सौगात दिया है, जो हमने गवर्नमेंट के सामने पेश किया है, मुझे लगता है इससे आप भी नहीं, आपके बच्चों का और हमारे फौजियों का और हमारे अर्धसैनिकों का भविष्य बन जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज डू राइट इन कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपको मोटिवेट करता रहूंगा। और हर फौजी को हमारे इस गौरव सेनानी एसोसिएशन को ज्वाइन करें, क्योंकि इट्स अ वेरी एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट ग्रुप।